गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। और हम अभी हमने ये जो क्लास 9th का चैप्टर 2 है, वो चैप्टर 2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर था, उसका पार्ट 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2C 2A और 2B हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों को पार्ट 1 अगर 2A 2B देखना है तो पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C। इसमें कैसे हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम इनको बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है ये सारी। तो आप लोगों को बस इसमें उस टाइप का इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन को फिर सॉल्व करना होगा और फिर x या y की जो भी वैल्यू आती है फिर वही इनका मान होता है। तो इसमें ऐसे ही करना। तो जैसे ही इसमें अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन की एक संख्या और उसके तिहाई का योग इतना है। मतलब एक संख्या हमने कोई x मान ली और फिर उसका हमने तिहाई कर दिया x/3 और फिर उसका दोनों का योग कर दिया तो कितना है 24 है। फिर उन दोनों को हल कर दो, x की जो वैल्यू आएगी वही हमारी संख्या होगी। तो x का मान क्या 18 आएगा सॉल्व करने पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा आंसर 2। उसके बाद हम चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे इतने विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या, ये काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है। तो इजी वाले क्वेश्चन है तो इनको हम ऐसे ही बता दे रहे, जो टफ आएंगे आगे क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो जैसे 24 विद्यार्थियों की कक्षा में, बाकी में इनको समझा देंगे। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। तो दोनों की अलग अलग संख्याएँ बतानी है आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर जैसे ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो एक तो मतलब ऐसे ये सब्जेक्टिव टाइप में अगर जैसे आ जाता है तो हम फिर उसको वैसे करेंगे। बट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता तो आपको कैसे करना, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हाँ इनका जैसे योग करेंगे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इसका भी 24 आ रहा है। इसको ऐड करेंगे, इसका मतलब है सारे विकल्प में इनका दोनों का योग जो है 24 दिया गया है। तो इसका मतलब है हम इनको इस क्वेश्चन को विकल्प से तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फिर हम इसका कोई दूसरा तरीका देखेंगे। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या की 1/7 गुनी है, मतलब 1/7 है। तो हम लड़कों की संख्या को x मान लें तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/7 हो जाएगी। तो x/7 हम किस में करेंगे, जैसे इसमें ही जाएगा 7 का डिवाइड। अगर हम ये लड़कियों की संख्या आई होगी, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की x/7 होगी। तो इसमें जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। x/7 है। तो हाँ, इसे जिसमें मतलब डिवाइड हो रहा है 7 का, उसी में उसका मतलब आंसर होगा वही। तो इस मतलब विकल्प से ऐसे भी देख सकते तो थर्ड वाला आंसर होगा। नहीं तो फिर आप सॉल्व कर लो। x आपने निकाल ही लिया है, लड़कों की संख्या x/7 मान ली, दोनों को ऐड कर दो 24 लिख दो, क्योंकि दोनों की मिला के संख्या तो 24 है। हल कर दो, x की वैल्यू जो आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा, दोनों की अलग अलग करके संख्या। फिर उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पॉज करके देख सकते हैं। एक संख्या को जैसे 2/3 भागों में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है कितना, 35 प्राप्त होता है। तो वह संख्या होगी। तो इसमें एक संख्या हमने मान ली कोई x और उसका 2/3 किया, 2/3 कर दें। तो पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरे 2/3 उसका किया 2x/3 और दोनों का योग कर दिया 35 आ गया। x की वैल्यू जो भी आएगी वही आंसर है। तो 21 आएगी सॉल्व करने पर। तो कितना आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला वाला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल करने पर x की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में अच्छे से हमने इसको मतलब बताया है। पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें इसको पता चलेगा। तो इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया था, हमने निकाला भी था, x = a + b + c आया था। मुझे ये याद भी हो गया इसका आंसर क्या है। तो x की वैल्यू क्या आई, a + b + c। इसको हमने सॉल्व किया है पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब ये आ गए कितने शॉर्ट, अब ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए, शॉर्ट टाइप वाले। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, दो क्रमागत संख्याओं का योग जैसे ये, तो हमें संख्याएं बतानी। तो क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, क्रमागत संख्याएं बस आपको लेट करना आना चाहिए कि क्या क्या मानी जाती हैं। तो
क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या को x माना जाता है, फिर उसके बाद x+1, क्योंकि क्रम में आने वाली जो संख्या होती है उसी को तो क्रमागत बोलते हैं ना। x जैसे मान ली, फिर उसमें एक और ऐड कर दिया तो x+1, फिर एक और ऐड कर दिया उसमें तो x+1+1 तो x+2 लिख दो चाहें, तो ऐसे ही मानते हैं, मतलब क्रमागत संख्या जितनी भी बोली जाए। तो इसमें दो बोलेंगी तो पहली x+1 दोनों का ऐड कर दिया 39, x की वैल्यू जो भी आएगी वो ये हमारी क्रमागत संख्या आ जाएगी। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जैसे त्रिभुज ABC का कोण A जो है वो शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तथा कोण B जो है कोण C में से इतने का अनुपात रखता है, तो तीनों कोणों की माप बतानी है हमको। तो जैसे अब इस वाले क्वेश्चन को जैसे हम कैसे करेंगे, उन्होंने बोल दिया है कि कोण A जो है, कोण B और कोण C से क्या रखता है अनुपात, कितना 4 अनुपात इतना रखता है। शेष दोनों कोणों का योग, शेष A जो है, शेष कोण A, मतलब इसमें क्या दिया गया, शेष कोण A जो है, क्वेश्चन नंबर हम 6 बता रहे हैं, कोण A जो है शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, मतलब कोण A बराबर कोण B+C है, और तथा BC का अनुपात क्या दिया गया है, B और C का अनुपात क्या दिया गया, 4/5। तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनुपात में जो भी संख्या लिखी होती है तो कोई एक कॉमन ऐसा मतलब इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर नंबर होता है जो ऊपर नीचे दोनों ऐड होता है, तभी तो वो कॉमन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको B को मान लेंगे 4x हो जाएगा और C को क्या मान लेंगे 5x। तो हमारी C की वैल्यू है 5x, B की वैल्यू है 4x, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तो हम लिख देंगे A+B+C बराबर 180 अंश हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे A की जगह पे हम क्या रख देंगे B+C, क्योंकि यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे क्योंकि ये दिया गया है, तो B+C और एक ये B+C प्लस 180 अंश, और ये 2B हो गया पूरा 2B+C, क्योंकि डबल टाइम दिया गया 180 अंश, तो क्या आ गया, ये हमारी कंडीशन बन गई B+C बराबर 90 डिग्री। अब BC की वैल्यू क्या दी गई है, B की है वैल्यू 4x, इसकी 5x, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ा तो 4x + 5x = 90 डिग्री, तो 9x = 90 डिग्री, तो x = क्या आ गया 10 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू, अब हम सभी एंगल पूछे गए हैं, तो सभी एंगल, तो एंगल A हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू कितनी थी 9x, B की वैल्यू थी 4x और C की वैल्यू क्या थी 5x। अब x की वैल्यू इन सभी में पुट कर देंगे, वही एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, यही आएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वाला जो हमने क्वेश्चन बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि 21 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिससे कि एक भाग का 10 गुना दूसरे भाग के 9 गुने से 1 अधिक है। अब इसमें बस हम क्या करेंगे, 21 क्वेश्चन में बस हमको इक्वेशन बनाना आ जाए, बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, 21 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि, तो हम चलो ऐसा करेंगे, इसका एक भाग हम मान लेंगे, माना कि पहला भाग, क्योंकि जब 21 को ही दो भागों में बांटना है ना, तो पहला भाग हमने मान लिया x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, क्योंकि जब वो दो ही भागों में बटा तो दूसरा भाग हो जाएगा 21 - x। फिर उसने बोला है कि एक भाग का 10 गुना, एक भाग का हमने, ये पहला भाग है, एक भाग का उन्होंने बोला 10 गुना, तो हमने 10 गुना कर दिया, दूसरे भाग के 2 गुने। अब हम इक्वल में लिख देंगे दूसरा भाग 21 - x, दूसरे भाग के, एक भाग का 10 गुना, दूसरे भाग के 9 गुने, इसका 9 गुना, 9 गुने से क्या है 1 अधिक है, तो ये क्या है, हाँ, पहले भाग का 1 गुना जो है, पहले भाग का 10 गुना दूसरे भाग के 9 गुने से 1 अधिक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन टोटल क्या बन जाएगा, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 21 का 9 में गुणा कर देंगे और माइनस का 9x + 1 हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा 9x हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 19x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 89 आ जाएगा, 89 और +1 एक ऐड कर देंगे तो 19x = 190 हो जाएगा, और 19 का इसमें डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो पहला भाग क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और दूसरा इससे 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे वो दो भाग, 21 को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड क्या करेंगे, 10 और 11 हमारे दो ऐसे भाग हो जाएंगे जिसको हम उसमें डिवाइड करेंगे।
अब हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे से योग करने पर हमें 33 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे, उसका आधा कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 33 लिख देंगे और बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल ये है, अंतर ये। तो एक बार x प्लस वाई बराबर ये लिख दो, x माइनस वाई बराबर ये, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। दो इक्वेशन दिए गए, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन हो तो इनको तो सॉल्व कर ही लेते हैं, कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद अब अगला वाला क्वेश्चन करते तो इसमें फिर एक्स वाई की वैल्यू जो आएंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन 300 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का, अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको वैसे ही करते हैं जैसे हम पहला भाग को एक्स मान लें, दूसरा हो जाएगा 300 माइनस एक्स। तो पहले भाग का आधा, तो पहले भाग हमने एक्स माना है तो उसका एक्स बाई 2 कर देंगे। दूसरे भाग से, पहले भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम है, दूसरा भाग हमने माना है 300 माइनस एक्स माइनस 48, तो क्या कर देंगे माइनस 48 कर देंगे। तो x बाई 2 इक्वल ऑफ द 300 माइनस एक्स माइनस 48, हमने यही बोला था, इसको बस सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू जो भी आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब अगला क्वेश्चन दिया गया, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो इसका परिमाप ये लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी लंबाई मान लेंगे, इसकी हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे x, क्योंकि लंबाई को मतलब हम चौड़ाई को x इसलिए मानेंगे क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के मतलब टर्म में दी गई है, क्योंकि लंबाई कह रहे हैं ना इसमें कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को हम x मान लें तो लंबाई इसकी 3x हो जाएगी। बस परिमाप वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल ऑफ द 32 रख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, हमारी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये दिया गया, यदि प्रत्येक समान रेखा आधार की 2 गुनी हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इन्होंने बोला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं, क्योंकि द्वि लिखा, सम मीन समान, द्वि मीन दो और बाहु मीन भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई होगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो इन्होंने बोल दिया है कि जो समान रेखा है, मतलब जो समान आधार की 2 गुनी है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इसको ऐसे करेंगे जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेंगे। तो जैसा जैसा ये क्वेश्चन में बोलते जा रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे इसको। तो इन्होंने बोला हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है जिसकी दो भुजाएं समान, तो इसकी एक भुजा ये x होगी, ये भी x होगी, तो ये क्या होगा आधार ये y होगा, दो भुजाएं इसकी समान हो गई, ये हो गया। उसके बाद अब इन्होंने बोला परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का हम परिमाप लिखेंगे 2, क्योंकि वैसे तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है, तो x प्लस वाई, x प्लस 2x हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप उन्होंने कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिख देंगे। उन्होंने बोला है कि यदि प्रत्येक समान रेखा, ये जो प्रत्येक समान रेखा है मतलब ये वाली और ये वाली समान रेखा आधार की कितनी है, 2 गुनी है, तो y इक्वल ऑफ द क्या दिया गया है, अच्छा प्रत्येक समान रेखा जो है ये वाली जो x है, ये वाली x जो है ये आधार की 2 गुनी है, तो x इक्वल ऑफ द 2y, और दूसरी वाली जो है ये भी x इक्वल टू 2y। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, तो उन्होंने ये एक कंडीशन दे दी है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देनी है, 2y रख देनी है। हम सबसे पहले x को एक बार 2 बार ऐसे लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन्होंने एक x की वैल्यू उन्होंने बोला है कि यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आधार की दुगनी है तो यहाँ पर 2y वैल्यू रख देंगे, इसकी फिर 2y वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी भी y, तो कितना हो जाएगा, अब इसको सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5y इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आधार हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि y को हमने आधार माना तो y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, और हमारी ये जो दो भुजाएं समान है, अन्य दो भुजाएं ये क्या हैं, इसको इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ से x निकल आएगा, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की इतनी गुनी है, तो जैसे हमने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है 50 माइनस x, यदि उनमें से एक संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ऐसा ना मानो पहली संख्या को मैक्स मान लें और दूसरी संख्या क्या है 2x/3 है, और बस दोनों को ऐड कर दो इक्वल ऑफ द 50 लिख दो, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा।
बट ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये पहली संख्या x, दूसरी संख्या 50 माइनस x, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है 2/3 गुनी है, तो पहली संख्या के x वैल्यू पुट कर दो, दूसरी संख्या 50 माइनस, बस इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू जो आ जाएगी वही दोनों संख्या हो जाएंगी हमारी। ऐसी 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या है तो मानेंगे पहली x, x+1, x+2 और सबका योग कर देंगे, योग दिया हुआ है इतना बस, और x को सॉल्व। ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी की आयु अपने दो पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है। एक आदमी की आयु अपने 2 पुत्रों की आयु की योग की 3 गुनी है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी और आदमी की वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें आदमी की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, आदमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखो पढ़ते भी जा रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 15 को हम सॉल्व करें। किसी आदमी की आयु, तो हमने मान लिया है उसके आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की आयु अपने दोनों पुत्रों के आयु के योग की 3 गुनी है। माना कि, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे पहले आप क्वेश्चन वहाँ पढ़िए, जैसे इसमें लिखा किसी आदमी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है, तो मतलब ये आदमी की आयु जो है वो अपने दोनों पुत्रों की आयु के टर्म में दिखा रहा है, मतलब जिसके टर्म में ये मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसमें ऐसा इन्होंने संबंध दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि जिसके संबंध में दिखाते हैं, जैसे मतलब ये y बराबर, जैसे मान के चलो कि 5 जो है, जैसे हम मतलब एक समझा रहे हैं क्वेश्चन कि किसको मानना होता है, जैसे 5 = 2 × 1 × क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे 3, जैसे 5 कितना होता है 2 और 3 को मिलाकर कितना बनता है 5, तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने 5 को हम इतने टाइप से मतलब लिख सकते हैं, इसको 2 × 1 लिख सकते हैं, या तो हम 3 × 1 + 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में ये रहते हैं एक्स वाई के टर्म, मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स वाई इसको मानेंगे तो ये मतलब इस चीज़ को हमें 5 को प्राप्त करने में, रिसीव करने में ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, समझ लो वैसे ही कि आदमी की आयु को पुत्रों की आयु के टर्म में मतलब इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पुत्रों की आयु को x वर्ष मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि दोनों पुत्रों की आयु कितनी है, x वर्ष है दोनों पुत्रों की आयु। और फिर उन्होंने बोला है दोनों पुत्रों की आयु जो है, आयु का योग जो है कितना है, आयु का योग x वर्ष है। तो फिर अब वो आदमी की आयु क्या हो जाएगी, अपने दोनों पुत्रों की आयु के योग की 3 गुनी है, तो योग तो इसका x वर्ष है तो उसका 3 गुना किया जाएगा तो 3x हो जाएगा आदमी की आयु। फिर उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष बाद, अब हम जब इन टाइप के क्वेश्चनों में ऐसा करते हैं, अगर 5 वर्ष बाद लिखा हुआ हो तो उतना ऐड कर देते हैं, अगर पहले लिखा हुआ तो उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें 5 वर्ष बाद लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी, आदमी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग की, 5 वर्ष बाद किसकी, आदमी की आयु, तो 5 वर्ष हम 3x में 5 प्लस कर देंगे। 5 वर्ष बाद उस आदमी की आयु अपने पुत्रों, उसकी आयु अपने पुत्रों की आयु के योग, आयु का योग क्या है, x वर्ष, आयु के योग, अब 5 वर्ष बोला गया है तो इसलिए दोनों साइड 5-5 वर्ष ऐड करेंगे। हाँ, और इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये मतलब इसमें क्वेश्चन में ये गलती होने का चांसेस रहते हैं। जैसे अगर एक आदमी, अगर जैसे यहाँ पे एक पुत्र दिया होता तो हम एक बार इसको 5 वर्ष ऐड करते। अब यहाँ पे 2 पुत्र दिए गए, क्योंकि 2 पुत्रों की आयु का योग है x वर्ष, तो इसलिए यहाँ पे 2 लोग हो रहे हैं, तो इसलिए एक पहले वाले पुत्र में 5 वर्ष बाद वो 5 वर्ष ऐड होगा और दूसरा वाला जो मतलब पुत्र है उसका भी 5 वर्ष ऐड होगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 5 10 10 ऐड होगा।
ठीक है। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि अब कंडीशन में बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्रों की आयु के, पढ़ लीजिए आप लोग, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 5 वर्ष बाद उसकी आयु के योग की 2 गुनी है। तो हम कितनी कर देंगे, इसका बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और उस आदमी की पूछा गया उस आदमी की वर्तमान आयु बताइए। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 3x + 5 इक्वल अब द x + 10 आउट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x + का 5 इक्वल अब द 2x + का 20। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो x बचेगा, 3x में 2x गया, और ये 20 जो है इस साइड आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। मतलब पुत्र की जो आयु है x वर्ष आ गई। तो पूछी गई आदमी की वर्तमान आयु, तो 15 × 45, 3x है ना, तो 3x में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फिर 15 × 45 हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे 53 रुपये ABCD में इस प्रकार बांटना है। जैसे 53 रुपये को A को B से 7 रुपये अधिक मिले, B को C से इतने रुपये अधिक मिले, तो बताइए आपको इतने रुपये अधिक मिले। तो बताना है कि ABC में कितने कितने रुपये बांटे गए, मतलब उनको आपस में कितना मिला धन। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। जैसे 53 रुपये हैं, 53 रुपये को हमें बांटना है किसमें, ABC में। बस यहाँ पे इक्वेशन अगर आप बना लिए तो समझ लो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब उसने बोला है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख, हाँ ABC हमने लिख लिया। इसने बोला है क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि A को B से 7 मिले, A को B से कितने अधिक मिले हैं, x 7 मिले हैं। ठीक है, हमने जैसे मान लिया इसको कि अभी इसी टेम्परेरी मान लिया, ये x रहा होगा तो A को कितने मिले होंगे, x +। फिर उसने आगे बोला है कि B को C से 8 रुपये अधिक मिले। अब उसने बोल दिया कि B को C से 8 रुपये अधिक मिले, इसका मतलब है इसके x रहे होंगे कुछ, मतलब तो फिर तब B को x + 8 मिला होगा। तो फिर अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको और अभी मॉडिफाई कर देंगे। तो जैसे अब ABC की जो न्यू वैल्यू आएंगी तो क्या आएंगी यहीं पे आप लोग, तो हम इसीलिए अब हमें क्या लिखना होगा, इसीलिए अब हम यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि हम किसको x मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि C को मिला धन, हम लिख देंगे x रुपये। ये हमारी मतलब लैंग्वेज होगी जिसको आप लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, माना कि x को मिला धन x रुपये इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे x मान लिया हमने इस C को कितना x मान लिया। उसके बाद B को कितना मिला, x + 8 हो गया। ठीक है, C को हमने x माना तो B को कितना हो गया, x + 8, क्योंकि 8 रुपये उसको अधिक मिले हैं। फिर उसने बोला है कि A को B से 7 रुपये अधिक, तो B का वैल्यू जो है B से उसको 7 मिले हैं, तो x + B की वैल्यू क्या है, x + 8, और फिर A को 7 रुपये अधिक मिले हैं, तो इसका टोटल कितना हो गया, x + 15। जो हमने यहाँ पे x + 7 लिखा था, तो ये जब B को मानेंगे तब आएगा x + 7। अगर हम C को मानेंगे तो x + 15 आएगा। फिर इसका अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो फिर एक ये नया मतलब बन जाएगा कंडीशन कि A को C से 15 रुपये अधिक मिले। बस इसको सबको अब बस x + 15, x + 8 और +x सभी को ऐड कर देंगे, इक्वल अब 53 रुपये लिख देंगे, और बस ABC को कितना धन मिला है वो निकल आएगा। आई होप कि आप लोगों को कैसे मानना है, क्या मानना है, तो आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। तो फिर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जैसे 10 आ जाएगी, A को मिला धन कितना हो जाएगा, x + 15 25 रुपये हो जाएगा, और x + 8 x की वैल्यू अगर 10 आई है तो 8 जोड़ेंगे तो B को 18 रुपये मिले, C को कितने, x की वैल्यू जो है ये वही x का माना, तो इसको कितने 10 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अब ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है कोई, अपनी दिशा के विपरीत आते हुए एक व्यक्ति जो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 6 सेकेंड में पार कर लेती है उसको। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आप लोगों को। तो हम इसको ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल क्योंकि जो पूछा जाए उसको हम पहले मान लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x मीटर/सेकेंड है, तो फिर उसके बाद
और इतने मीटर उसकी दूरी है, इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। और ये व्यक्ति की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये शायद किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 10 को किलोमीटर लिखा हुआ है ऊपर, तो उसमें 1000 का गुणा कर देंगे, मीटर में हो जाएगा। और सेकेंड, घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए, क्योंकि नीचे अपॉन में घंटा है, तो हम पहले मिनट में 60 मिनट हो जाएंगे, फिर मिनट को फिर सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 का और मल्टीप्लाई, मतलब 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी ये मीटर पर सेकेंड चाल आ गई और ये आदमी की चाल आ गई। तो हम इस देखेंगे, अब ये आदमी जो है रेलगाड़ी के चाल की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसा करते हैं हमेशा, जैसे एक साइड से अगर ये और विपरीत चाल जो भी होती हैं, मतलब एक साइड से अगर कोई V1 चाल से चल रहा है, दूसरी साइड से अगर कोई V2 चाल से आ रहा है, तो दोनों चालों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये दोनों विपरीत साइड से मतलब हैं, इनकी दिशाएं विपरीत हैं, तो दोनों चाल क्या हो गई, ऐड हो गई। सापेक्ष चाल मतलब कितनी हो गई, ऐड। तो इसकी हम सापेक्ष चाल ही तो रेलगाड़ी की निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल, और दूरी कितनी है, 200। तो बस अब इसकी सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी कितनी है, 200 है, और बटे 6 सेकेंड समय है, बस 100/3 की वैल्यू आ जाएगी। 100/3 की वैल्यू, इसको सापेक्ष चाल को इससे क्या बोलते हैं, इसकी इक्वल कर देंगे। बस x की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है देखो, इसमें दोनों की चाल विपरीत दिशा में है, तो उसकी चाल जुड़ जाएगी, मतलब जुड़ जाती है। तो ये जो सापेक्ष चाल है, और एक जो इससे आएगी इतने सेकेंड में, उसको पार कर लेती, तो यहाँ से भी एक चाल निकलेगी। दोनों चालों को हम इक्वल कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के कमरे में, एक कक्षा है जिसके कमरे में कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं। और अगर प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब एक कक्षा के कमरे में कुल बेंच, तो हम जैसे इसको कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने ये बेंच हैं, ठीक है, ये बेंच हैं, और प्रत्येक बेंच में कितना, 4 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मान लिया हमने। अभी हमें ये नहीं पता है कि मतलब कितनी बेंचें होंगी जिसमें वो, क्योंकि हमें विद्यार्थी निकालने हैं कुल, तो हमने ये मान लिया है ऐसा। अब लास्ट में उन्होंने बोला कि 3 बेंच खाली रह जाती हैं, तो हम मान लेंगे इसमें कि कुछ x बेंचें रही होंगी, ये x बेंच हैं। तो अगर जैसे मान एक बेंच में कितना बच्चा बैठा हुआ, 4, तो 4 बच्चे बैठे हुए, तो 2 बेंच में कितने बैठ जाएंगे, 8, 3 बेंच में कितने बैठ जाएंगे, 12। तो मतलब x बेंच में कितने बच्चे बैठेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4x, क्योंकि हम सभी का 4 का ही तो सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुल बेंच कितनी होगी, 4x, और जो 3 बेंच खाली रह गई हैं, तो 3 बेंच जो खाली रह गई हैं, तो कुल बेंच कितनी आ गई, 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कुल बेंच हमारी कितनी आ गई, कुल बेंच हमारी हो गई 4x + 3। फिर उसके बाद अब दूसरी कंडीशन दी गई है कि अब प्रत्येक बेंच में, अब उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक बेंच में 3 विद्यार्थी बैठते हैं। जब 3 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 विद्यार्थी बैठ गए, दूसरे बेंच में ये 3 विद्यार्थी बैठ गए, तीसरे बेंच में ये 3 विद्यार्थी बैठ गए, तो ऐसे कर करके अब यहाँ पे मतलब जितनी अब हमें यहाँ पे ये तो पता नहीं है कितनी बेंचें हैं, तो इसमें भी हमने वही x माना हुआ है, ठीक है। तो x बेंचें हैं, तो अब एक बेंच में, अब ऐसे इसमें कर लो, एक बेंच में 3 बच्चे हैं, 2 बेंच में 6 हो जाएंगे, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे x बेंच में कुल कितने बेंचें हो जाएंगी, x बाई, अच्छा ये विद्यार्थियों की संख्या आ रही है, क्योंकि हमने x बेंच को माना हुआ है। एक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, दूसरी बेंच में 8 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो अच्छा ये सॉरी कुल बेंच नहीं आएंगे, ये सारे कुल विद्यार्थी आएंगे। अगर आपको यहाँ कुल बेंच से लगाना है तो उससे भी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि चलो अभी कुल विद्यार्थी देखते हैं, अगर ऐसे सॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर वैसे करके जैसे मैं बता रही हूँ कुल बेंच निकालना होगा वैसे भी कर लेंगे। तो ये कितने आए, कुल विद्यार्थी आएंगे। तो इसमें फिर कितने हो जाएंगे, जैसे ये हो जाएंगे 3x
और इसमें उन्होंने बोला है कि एक बेंच नहीं 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, 3 विद्यार्थी ये खड़े रह गए, मतलब सारी बेंच फुल हो गई, 3 विद्यार्थी खड़े रह गए। तो 3 विद्यार्थी जो खड़े रह गए, कुल विद्यार्थी कितने थे 3x, तो इसमें से 3 विद्यार्थी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फिर इसके बाद अब हम अब ये कुल विद्यार्थी इतने ये आए हैं और इसके ये कुल विद्यार्थी, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है। हो जाएगा जैसे कुल विद्यार्थी 4x + 3 और ये हो गया 3x - 3, तो ये इस साइड होगा तो कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बेंच आएंगी, x 6 बेंच हो जाएंगी कुल। और तो कुल विद्यार्थी आई थिंक ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बेंच के ही बारे में मतलब कुछ बोला है। इससे नहीं होगा शायद, हाँ चलो ठीक है, इससे शायद ऐसा मानने से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने बेंच के बारे में मतलब सारी कंडीशन दे रखी हैं, तो उसी से ही हम उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे चलो इन्होंने क्या बोला है कि जैसे एक बेंच में, अब हम फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से कर रहे हैं, जैसे एक बेंच में 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दूसरी बेंच में फिर 4 स्टूडेंट, तो 2 बेंच में कितने स्टूडेंट हो गए। हम कुल कुछ बेंच को हम मान लेते हैं कि बेंच हमें नहीं पता है ना कितनी है, तो हम बेंच को मान लेते हैं x, ठीक है, x विद्यार्थी को। अच्छा हमें कुल विद्यार्थी निकालने हैं ना कि कितने विद्यार्थी, हाँ चलो ऐसे करेंगे कि जैसे कुल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं, x हमने मान लिया है, ये तो दिए नहीं है, ये तो हमें निकालना है। जैसे x विद्यार्थी हमें निकालना है, मान लिया हमने कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, लिख लेंगे कुल विद्यार्थी हैं x, ठीक है। तो जैसे कुल विद्यार्थी x हैं, ठीक है, तो जैसे हम मान लें कि यहाँ पे जैसे ये 4 4 8 4 12, जैसे ये 3 बेंच में हमें यहाँ पे बेंच निकालनी हो, जैसे हम इसी को समझा रहे हैं। जैसे 3 बेंच में कितने बैठे हैं, 4 4 8 4 12 लड़के बैठे हुए, 12 बच्चे बैठे हुए स्टूडेंट। तो 12 स्टूडेंट में हम कितने का भाग कर देंगे, 4 स्टूडेंट का, तो हमारी बेंच आ जाएंगी। तो 4 का जब हम भाग कर देंगे 12 में, तो 3 बेंच आ जाएंगे। देखो 3 बेंच में ही बैठ रहे, तो ऐसे ही हमें यहाँ भी सब वैसे ही डिवाइड करना है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं x, और एक बेंच में विद्यार्थी 4 बैठा हुआ है, तो मतलब विद्यार्थी उससे आ जाएंगे, अरे सॉरी बेंचें आ जाएंगी, बेंचों की संख्या आ जाएगी। तो जब हम 4 का भाग कर देंगे, और फिर इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब एक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं, तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं, तो उसको 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कुल बेंच अब हमारी x/4 आ जाएंगी, और प्लस का 3 जो बेंच बच रही थी, तो ये कुल हो जाएंगी बेंचें, ठीक है। आप लोग अब वो वाला भूल जाइए, उसको कैसे करना है वो अभी सोच लो कि आपने वो समझा ही नहीं था कुछ भी। अब इसको बस नए सिरे से आप लोगों को देखना है कि कुल विद्यार्थी हमने x माने हुए हैं, एक बेंच में 4 विद्यार्थी हैं, तो उसका 4 का डिवाइड कर देंगे, प्लस का 3 बेंच जो बच रही हैं उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारी कुल बेंचें ये आ जाएंगी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड वाली कंडीशन क्या होगी, उसमें फिर अब प्रत्येक बेंच में 3 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो 3 का डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद अब उन्होंने बोला 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, तो जब 3 विद्यार्थी एक बेंच में बैठते हैं ना, तो उससे एक बेंच बनेगी, तो एक बेंच की वहाँ पर कमी है, ठीक है, एक बेंच की वहाँ पर कमी है, तो उससे एक हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वल ऑफ द ये भी आ जाएंगी, इसकी आ जाएंगी, ये कुल बेंच है। इसमें ऐसे बैठने से कुल बेंचें इतनी होंगी। अब हम दोनों बेंचों को कुल जो है ना हमारी, तो हम इनको इक्वल कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 3 - 1 इक्वल ऑफ द x/4 + 3, ठीक है। इससे इसको सब मतलब ऐड कर दिया तो 4 आ गया, x/3 - x/4 इक्वल ऑफ द 4 आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल ऑफ द 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू
नहीं 4 और 3 का, अच्छा 4 3 का तो लासा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 चौको 48। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक्स जो ही माना था, तो कुल विद्यार्थी हमारे एक्स 48 आए हैं। तो आइए कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि हमारे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 48 आए। दो संख्याओं का अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योगफल इतना हुआ दिया हुआ है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल इतना बचता है, शेषफल इतना बचता है। तो शेषफल बताइए। तो हम इसमें लिख लेंगे कि छोटी संख्या को मान लेंगे x, ठीक है, और दो संख्याओं का योगफल इतना है 710 है। तो हम दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 710 माइनस एक्स, दूसरी बड़ी संख्या, छोटी संख्या x तो बड़ी संख्या ये। और फिर उन्होंने बोला जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो बड़ी संख्या बराबर, क्योंकि जब हम इसको ऐसे, ये वाला एक फार्मूला होता है ना इसमें, जब ये हम जैसे 3 का भाग हमने 12 में दिया तो यहाँ पे भागफल कितना है 4। तो यही भाज्य बराबर यही होता है ना, भाज्य बराबर, इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, ये भाजक होता है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या है 4 आएगा, और प्लस शेषफल, जो भी यहाँ पे शेषफल आता है नीचे, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें बड़ी संख्या का जब हम, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम उसी में छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या इंटू जितना भागफल दिया हुआ है 12 और प्लस का शेषफल, शेषफल 8 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या आ जाएगी। तो ठीक है, चलो इतने क्वेश्चन अभी हम इसमें मतलब कंप्लीट करते हैं, कहाँ 19 तक। फिर अगला वाला जो मतलब क्वेश्चन होंगे वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करें। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों को।